छात्रों, पिछले वीडियो में हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में तथा विभिन्न प्रकार के राजवंशों के बारे में हमने चर्चा की। छात्रों, अब हम जो राजपूत काल के अंदर जो राज व्यवस्था थी उस राज व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं कि राजपूत काल में किस प्रकार की राज व्यवस्था विद्यमान थी, अर्थात जो प्रशासन है वो किस प्रकार से था। तो राजपूत कालीन प्रशासन, राजपूत कालीन प्रशासन, राजपूत कालीन जो प्रशासन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं छात्रों की राजपूत काल में किस प्रकार का जो प्रशासन था। छात्रों, प्राचीन भारत के अंदर हमने देखा कि मौर्य काल के अंदर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। सातवाहन काल, कुषाण काल तथा गुप्त काल में जो हर्षवर्धन का समय था उस समय निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसी प्रकार से जो राजपूत काल था, राजपूत काल 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है। और इस राजपूत काल में भी जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो छात्रों, राजपूत काल में निरंकुश शासन जो प्रशासन किस प्रकार से था, निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। तो राजपूत काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो विद्यमान थी। छात्रों, राजपूत काल में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और यह राज्य अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजपूत काल में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। और यह राज्य अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करते थे, संघर्ष करते थे। तो छात्रों, जो राजपूत काल है, राजपूत काल के अंदर छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो चुका था, जैसे चावड़ा, परमार, चालुक्य, चौहान, गोहिल, पाल, सेन, कारकोट, लाहौर, शाही वंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। तो ये क्या है कि ये राजवंश थे, ये आपस के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करते थे, आपस के अंदर ये युद्ध किया करते थे। तो छात्रों, जो जिसके कारण क्या हुआ कि भारत की राजनीतिक जो शक्ति थी वो कमजोर हुई, भारत की सैन्य शक्ति कमजोर हुई, भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी कमजोर हुई। तो छात्रों, जो राजपूत काल में क्या है कि ये राजपूत काल में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और यह राज्य अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करते थे। छात्रों, अब हम देखते हैं कि राजपूत काल की जो प्रशासनिक जो स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति के अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो सर्वोच्च अधिकारी के बारे में हम देखते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा। तो राजपूत कालीन प्रशासन के अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी कौन था, राजा, राजा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी, कौन था, राजा था। तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी कौन था, राजा था। तो छात्रों, राजा के पास में जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी भी कौन होता था, राजा ही होता था। सर्वोच्च सैन्य अधिकारी,
सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? ये भी राजा था। तो छात्रों इस प्रकार से जो राजा क्या है कि निरंकुश राजतंत्रात्मक सत्ता थी और राजा जो प्रशासन के अंदर सर्वोच्च अधिकारी था, साथ ही जो न्याय का सर्वोच्च जो न्यायाधीश भी यही था, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी ये था, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी यही था, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी यही था। इस प्रकार से निरंकुश जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन जो गुप्त इसमें राजपूत काल के अंदर था। तो छात्रों राजा के बाद में जो युवराज, राजा के बाद में जो अगली पोस्ट है वो किसकी होती थी? युवराज की। किसकी होती थी? युवराज। और युवराज कौन होता था? राजा का ज्येष्ठ पुत्र। राजा का ज्येष्ठ पुत्र। तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र कौन होता था छात्रों? युवराज होता था। कौन होता था? युवराज। राजा का ज्येष्ठ पुत्र किसे माना गया है? युवराज को माना गया है। और ये युवराज था तो ये क्या है कि राजा की जब मृत्यु जाती थी तो मृत्यु होने के बाद में जो ये युवराज होता था ये क्या बनता था? अगला राजा बनता था। जैसे मान लीजिए एक राजा के 4 पुत्र हैं या 2 पुत्र हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? राजा का उत्तराधिकारी होगा और राजा की मृत्यु होने के बाद में वो अगला राजा बनेगा। तो इस प्रकार से युवराज का पद था ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। और राजा की मृत्यु के बाद में ये क्या बनता था? युवराज बनता था। अर्थात राजा की मृत्यु के बाद में क्या बनता था? ज्येष्ठ। राजा की मृत्यु के बाद में राजा की मृत्यु के बाद में यह राजा बनता था। यह राजा बनता था। कौन बनता था राजा? ये युवराज बनता था। तो छात्रों सामंतवादी व्यवस्था, इसके बाद में हम देखते हैं सामंतवादी व्यवस्था। छात्रों सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत सामंत कौन होते थे एक बार उसको हम देखते हैं कि जैसे राजा है, ज्ञान देखते हैं हम राजा है, इसके क्या है कि 4 पुत्र, 3 पुत्र या 5 पुत्र या 2 पुत्र, ठीक है। राजा के जैसे हम 1 2 3 4 पुत्र मानते हैं। तो ये बड़ा जो पुत्र ये क्या बनेगा? ये बनेगा युवराज। कौन होगा? युवराज। और राजा की मृत्यु के बाद में क्या बनेगा? ये राजा बन जाएगा। बड़ा पुत्र क्या कहलाएगा? युवराज कहलाएगा। राजा की मृत्यु के बाद में ये राजा बन जाएगा। तो इसका तो मामला यहाँ पर हो गया। अब 2 3 4 ये 3 जो पुत्र बचे इनको भी तो कुछ मिलेगा। तो राजा क्या करेगा? अपनी संपत्ति के अंदर से इनको क्या करेगा? जागीर प्रदान करेगा। क्या करेगा? जागीर। इसे प्रदान करेगा 1 2 3 4 इन तीनों पुत्रों को, ये 2 3 4 जो ये दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों पुत्र इनको क्या करेगा? जागीर प्रदान करेगा। और इन जागीरों का उपयोग करने वाले क्या कहलाएंगे? सामंत कहलाएंगे। तो ऐसी जो परंपरा थी राजपूत काल के अंदर क्या है कि बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। वैसे सामंतवादी प्रथा जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल के अंदर ये भारी मात्रा में प्रचलन हो चुकी थी। परंतु जो राजपूत काल था, राजपूत कालीन जो भारत है ये क्या है कि इसमें सामंतवादी व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमा ली थी। तो इस प्रकार से जो सामंतवादी व्यवस्था थी छात्रों, राजपूत काल में सामंतवादी व्यवस्था सुदृढ़ थी। राजा, अब ये सामंत कौन होते थे? सामंत कौन होते थे छात्रों? राजा के कुल के सामंत। मैंने आपको जैसे बताया अभी कि राजा के वंश, कुल, सगे संबंधी, राजा के वंश, कुल, संबंधी, वह युद्ध में वीरता दिखाने वाले सामंत होते थे। वह युद्ध में वीरता दिखाने वाले सामंत होते थे। तो छात्रों जैसे राजा का जैसे पुत्र है, बड़ा पुत्र तो राजा बन गया, उसके बाद में जो अन्य जो पुत्र है वो क्या कहलाएंगे? वो जागीरों को उपयोग करेंगे, सामंत कहलाएंगे। राजा का कोई सगा संबंधी है तो वो उसको भी जागीर प्रदान की जाएगी और वो उन जागीरों को उपयोग करेगा और आवश्यकता पड़ने पर राजा को सहायता देगा, वो भी क्या है? सामंत कहलाएगा। राजा के जो सगे संबंधी है वो भी क्या कहलाएंगे? सामंत कहलाएंगे। तथा जो युद्ध के अंदर जो वीरता दिखाएगा और वीरता तो उससे भी क्या बनाया जाएगा? सामंत बनाया जाएगा। अर्थात वीरता दिखाने वाले व्यक्ति को भी भूमि प्रदान की जाएगी, जागीर प्रदान की जाएगी, वो भी क्या कहलाएगा? सामंत कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो राजपूत काल के अंदर सामंतवादी व्यवस्था थी वो अत्यंत ही प्रगाढ़ हो चुकी थी, अत्यंत ही मजबूत हो चुकी थी। राजपूत काल में शासन, जो राजपूत काल में जो शासन है छात्रों
शासन के बारे में हम देखते हैं कि शासन किस प्रकार से जो राजपूत काल के अंदर था। तो छात्रों राजपूत कालीन जो शासन है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि राजपूत कालीन शासन है, इसमें एक रूपता का भाव। राजपूत काल में शासन में अब शासन में क्या क्या मतलब की जो विशेषता थी, तो छात्रों इसमें देखते हैं एक रूपता का भाव। क्या था? एक रूपता का मतलब एक समान शासन नहीं था, एक रूपता का भाव। तो राजपूतकालीन जो शासन व्यवस्था उसमें क्या था? एक रूपता का अभाव था। साथ ही सामंतवादी प्रथा एक रूपता का अभाव, सामंतवादी प्रथा, विकेंद्रीकरण शासन, वंशानुगत राजतंत्र, विकेंद्रीकरण शासन, वंशानुगत राजतंत्र, तो छात्रों जो एक रूपता का अभाव था, सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था, विकेंद्रीकरण जो शासन था, साथ ही वंशानुगत क्या था? राजतंत्रात्मक शासन था। तो वंशानुगत राजतंत्रात्मक शासन था, विकेंद्रीकरण शासन था, सामंतवादी प्रथा थी और एक रूपता का अभाव था। तो इस प्रकार से जो राजपूत काल के अंदर जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी। छात्रों अब हम देखते हैं कि प्रशासक को दो भाग, जो राजा की उपाधि राजा थे राजपूत काल में कौन कौन सी जो उपाधियां धारण करते थे छात्रों, तो उनके बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर, पहली उपाधि कौन सी थी? परमेश्वर। पहली उपाधि कौन सी छात्रों? परमेश्वर है। दूसरी उपाधि है वो है छात्रों परम भट्टारकर, महाराजाधिराज, परम भट्टारकर, परमेश्वर, परम भट्टारकर, महाराजाधिराज। तो छात्रों राजपूत काल के अंदर जो शासन व्यवस्था है, राजपूत कालीन जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखिए परमेश्वर, परम भट्टारकर तथा महाराजाधिराज, इस प्रकार की ये बड़ी बड़ी जो उपाधियां थे राजपूत काल के अंदर राजा महाराजा लिया करते थे। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि प्रशासन को दो भागों के अंदर बांटा। राजपूत कालीन जो प्रशासन है उसको कितने भागों के अंदर बांटा गया छात्रों? कि दो भागों के अंदर बांटा गया। जैसे छात्रों हमने देखा था प्रारंभ के अंदर भी कि मौर्य काल के अंदर जो शासन था कितने भागों के अंदर बांटा गया था? वो भी दो भाग में। गुप्त काल में शासन था वो भी दो भाग में, और वर्धन वंश में भी दो भाग में। तो इसी प्रकार से जो हम देखते हैं कि राजपूत काल के अंदर प्रशासन कितने भागों में बांटा गया? वही दो भागों के अंदर बांटा गया। जैसे प्रशासन को दो भागों के अंदर बांटा गया, प्रशासन को दो भागों के अंदर बांटा गया। प्रशासन को दो भागों के अंदर बांटा गया। पहला था केंद्रीय प्रशासन, और दूसरा कौन सा था? प्रांतीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन दो भागों के अंदर जो बांटा गया था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, छात्रों प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? गांव। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव थी। तो छात्रों तो केंद्रीय प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन दो भागों में प्रशासन को बांटा गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव थी। प्रांत, तो छात्रों प्रांत का शासक क्या कहलाता था? प्रांत का शासक क्या कहलाता था? प्रांतपति। क्या कहलाता था? प्रांतपति। प्रांतों के नीचे था विषय का शासक क्या कहलाता था? विषयपति। विषय को क्या कहते थे छात्रों? जिला। जो
जो वर्तमान में जिला होता है उस प्रकार से उस समय राजपूत काल के अंदर क्या होते थे, विषय होते थे। और ग्राम, जो इसके बाद विषय के नीचे क्या होते थे, ग्राम। ग्राम, तो ग्राम का जो शासक था, ग्राम मतलब गांव, ग्राम, तो ग्राम का जो शासक था वो ग्राम हेती, ग्राम हेती कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्राम हेती के नाम से उसे जाना जाता था। तो छात्रों, गांवों के अंदर विवादों का निपटारा ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। गांवों में विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था। गांवों में विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजपूतकालीन जो शासन व्यवस्था है, राजपूतकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन तथा प्रांतीय प्रशासन, दो भागों के अंदर प्रशासन को बांटा गया। कितने भाग के अंदर बांटा गया, दो भाग के अंदर बांटा गया, केंद्रीय प्रशासन व प्रांतीय प्रशासन। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, गांव थी। छात्रों, प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था प्रांतपति, प्रांतों को जिलों के अंदर बांटा गया था, जिसे उस समय विषय कहा जाता था। और विषय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था विषयपति, और इस विषय को ग्रामों के अंदर बांटा गया था। ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था ग्राम हेती कहलाता था। साथ ही ग्रामों में अर्थात गांवों में जो विवादों का निपटारा ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से जो छात्रों राजपूतकालीन ये शासन व्यवस्था जो विद्यमान थी। तो छात्रों, अब हम देखते हैं राजपूतकालीन सामाजिक स्थिति। राजपूतकालीन सामाजिक स्थिति। राजपूतकालीन सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति। राजपूत काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, साथ ही कई जातियां भी थी। समाज किस प्रकार का था वो देखते हैं छात्रों। समाज के अंदर परिवार, पहले देखते हैं हम परिवार। तो परिवार किस प्रकार का था, पितृसत्तात्मक परिवार राजपूत काल में था। और पिता को सर्वोच्च स्थान, तो पिता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त। परिवार के अंदर सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था, पिता को। जैसे छात्रों हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में कि सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था, माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो परिवार कैसे हो गए, पितृसत्तात्मक हो गए, जो वर्तमान समय तक भी यही चले आ रहे हैं। अर्थात पिता ही परिवार का मुखिया होता, पिता को जो समाज के अंदर तथा परिवार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। तो छात्रों, ये पितृसत्तात्मक परिवार है और पिता को सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त है। छात्रों, परिवार किस प्रकार के थे, संयुक्त परिवार प्रथा। तो संयुक्त परिवार प्रथा का भी प्रचलन था। लोग संयुक्त रूप से रहते थे और संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन कहां पर था, राजपूत काल के अंदर था। छात्रों, वर्ण व्यवस्था। तो छात्रों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये क्या थे, ये वर्ण, 4 वर्ण थे। छात्रों, हमने देखा वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है और ये वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण बताए गए। ये वैदिक काल से लेके और राजपूत काल तक ये वर्ण व्यवस्था जो चली आई। तो छात्रों, राजपूत काल के अंदर ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों का कार्य था विद्या का अध्ययन करना तथा ब्राह्मणों का कार्य था कि वेदों का अध्ययन करना तथा इसके साथ ही जो
तो छात्रों जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करवाना, वेदों का अध्ययन करना, वे वेदों का अध्ययन करवाना, शिक्षा प्रदान करना, मांगलिक कार्य करना, विवाह करवाना तथा अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान करना, वे धार्मिक कार्य करवाना, साथ ही यज्ञों को संपन्न करवाना। तो ये कार्य किसके थे? ब्राह्मण के कार्य थे। क्षत्रिय जो वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण का क्या कार्य था? क्षत्रिय वर्ण का कार्य था कि देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना तथा विदेशी जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारियों से भारतवर्ष की रक्षा करना। छात्रों वैश्य वर्ग का क्या कार्य था? पशुपालन, कृषि व व्यापार व्यवसाय का कार्य करना। शूद्र का जो कार्य था वो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना तथा इस काल के अंदर जो शूद्र थे, शूद्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और शूद्र थे वो अनेक जो अलग से कार्य भी करने लगे। तो छात्रों इस प्रकार से क्या है कि जो ये वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। तो छात्रों हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है इनमें किस की क्या क्या कार्य थे, तो उसी के वर्ण के हम कार्य देखते हैं। छात्रों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा कई अनेक प्रकार की जातियां भी राजपूत काल के अंदर विद्यमान थी। तो छात्रों हम देखते हैं कि ब्राह्मण का क्या कार्य था? मेन कार्य देखते हैं इसके ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का क्या कार्य था राजपूत काल के अंदर? तो छात्रों समाज में इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। समाज में इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। समाज में इनको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। वेदों का अध्यापन, मांगलिक कार्य, विवाह अनुष्ठान करवाना। कार्य क्या था इनका? वेदों का अध्ययन, अध्यापन, वेदों का अध्ययन अध्यापन, मांगलिक कार्य करवाना, विवाह करवाना, यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान करवाना, यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान करवाना, वेदों का अध्ययन अध्यापन, मांगलिक कार्य करवाना, विवाह करवाना, यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान करवाना। किसका कार्य था? ये ब्राह्मणों का कार्य था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था राजपूत काल में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। गंभीर अपराध करने पर इनको देश से निकाल दिया जाता था। देश से निकाल दिया जाता था। तो छात्रों इसके अंदर जो वेदों का अध्ययन अध्यापन, मांगलिक कार्य करवाना, विवाह करवाना, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान करवाना, ये कार्य किसका था? ब्राह्मण का था। राजपूत काल में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। गंभीर अपराध करने पर इनको देश से निकाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों द्वारा ये कार्य किए जाते थे। अब हम देखते हैं क्षत्रिय वर्ण था। क्षत्रिय वर्ण द्वारा कौन से क्षत्रिय वर्ण के क्या कार्य थे? तो छात्रों राजपूत काल के अंदर जो क्षत्रिय अब राजपूत के नाम से जाने लगे। किसके नाम से जाने लगे? राजपूत के नाम से जाने लगे। तो छात्रों क्षत्रिय अब राजपूत काल के अंदर कौन थे? राजपूत। तो छात्रों आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था,
सुरक्षा व्यवस्था बनाना, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाना, प्रशासन चलाना, राज्य करना, प्रशासन चलाना, राज्य करना, प्रशासन चलाना, राज्य करना, बाहरी आक्रमणों से, बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना, बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना, तो ये कार्य थे छात्रों। इसके अतिरिक्त जो 12वीं शताब्दी तक राजपूतों की 36 जातियां प्रसिद्ध हो गई। 12वीं शताब्दी तक देश की 36 जातियां प्रसिद्ध हो गई। छात्रों, जो राजपूत काल था, राजपूत काल के अंदर क्षत्रिय का क्या कार्य था? क्षत्रिय कार्य था आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। मतलब जो देश के अंदर जो किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो, देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र स्थापित नहीं हो, तो वो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका था? क्षत्रिय जाति का था। प्रशासन चलाना, राज्य करना का कार्य था। प्रशासन चलाना व राज्य करना भी किसका कार्य था? ये राजपूतों का कार्य था। बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना, जो बाहरी आक्रमणकारी थे तो उनसे क्या देश की रक्षा करना किसका कार्य था? ये राजपूतों का कार्य था। तथा 12वीं शताब्दी तक जो भारतवर्ष के अंदर 36 प्रकार की जो राजपूत जातियों का उदय हो चुका था। छात्रों, अब जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय अब क्या कहलाने लगे? राजपूत कहलाने लगे। तो राजपूत काल से पहले जो ये वर्ण था, कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें ये क्षत्रिय नाम ही आता था। लेकिन राजपूत काल से अब जो क्षत्रिय जो है इसको राजपूतों के नाम से जाना जाने लगा। छात्रों, अब हम देखते हैं वैश्य वर्ण। अगला जो वर्ण है कौन सा वर्ण है? वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण। तो वैश्य वर्ण के हम कार्य देखते हैं छात्रों की। इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार करना क्या कार्य था? कृषि, पशुपालन, व्यापार करना। कृषि, पशुपालन और व्यापार करना किसका कार्य था? वैश्य वर्ण का ये कार्य था। अल-बरूनी के अनुसार यदि वैश्य एवं शूद्र, अल-बरूनी के अनुसार यदि वैश्य या शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति वेदों का पाठ कर लेता था, वेदों का पाठ कर लेता था, तो राजा उसकी जीभ काट लेता था। तो राजा उसकी जीभ काट लेता था। तो राजा उसकी जीभ काट लेता था। तो छात्रों, जो अल-बरूनी है, अल-बरूनी के अनुसार यदि वैश्य या शूद्र वर्ण का व्यक्ति, यदि वैश्य या शूद्र वर्ण का कोई भी व्यक्ति वेदों का पाठ कर लेता था तो राजा उसकी क्या करता था? जीभ काट लेता था। तो इस प्रकार से जो राजपूत काल था, तो राजपूत काल के अंदर जो वैश्य वर्ण था उसका क्या कार्य था? कृषि का कार्य करना तथा व्यापार में पशुपालन का कार्य करना। तो इस प्रकार का कार्य किसका था? वैश्य वर्ण का था। अब छात्रों, अब हम देखते हैं शूद्र वर्ण का क्या कार्य था राजपूत काल के अंदर, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शूद्र समाज में इनकी संख्या सर्वाधिक थी। समाज में इनकी संख्या सर्वाधिक थी।
समाज में इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई परंतु सामाजिक स्थिति में नहीं। इनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई परंतु सामाजिक स्थिति में नहीं। सामाजिक स्थिति में नहीं। तो छात्रों, समाज में जो समाज में सर्वोच्च स्थान किसी ब्राह्मणों को प्राप्त है तथा उसके बाद में जो क्षत्रिय जाति है, उसके बाद में वैश्य वर्ण है तथा सबसे जो बाद में जो शूद्र वर्ण आता है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं समाज में इनकी संख्या क्या थी, सर्वाधिक थी। परंतु और इनकी सामाजिक स्थिति के अंदर भी इनकी जो आर्थिक स्थिति में तो उन्नति हुई परंतु सामाजिक स्थिति के अंदर इनकी कोई उन्नति नहीं हुई। छात्रों, जो इस प्रकार से जो समाज के अंदर जो ये वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। छात्रों, समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नाम के जो 4 वर्ण विद्यमान थे। इन वर्णों के अलावा जो समाज के अंदर अनेक प्रकार की जातियां भी निवास करती थी।